ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाली स्ट्रीट। बात करेंगे बाजार की आज लिटरली, क्योंकि वीकेंड का सेशन है और घटनाक्रम भी बहुत ज़्यादा हुई है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं चर्चा करने के लिए। स्टार्ट करूंगा कुछ मुख्य खबरों से, और इस बार बहुत सारी मुख्य खबरें हैं तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। उसके बाद हम मूव करेंगे टेक्निकल एनालिसिस पर, फिर बात करेंगे ऑब्वियसली ऑप्शन चेन की, फिर हम फर्दर जाके बात करेंगे एफआईआई डीआई डेटा की। कुछ बहुत ही बड़े आंकड़े आ रहे हैं और कुल मिला के फिर बाजार पे अपना व्यू बनाएंगे। तो थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है, बट आप सब्र रखिएगा। अच्छा, वीडियो में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो मेरी रिसर्च है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसको किसी भी रूप और प्रकार में रिकमेंडेशन समझने की गलती ना करें। दूसरी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। आपका लाइक एंड सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा एक्चुअली में ज़रूरी है, चैनल को हेल्प करता है और मोटिवेशन मुझे मिलती है, और आप लोग ने अभी काफ़ी ज़्यादा समर्थन दिया है तो उसके लिए थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, या कह सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी बड़ी खबरें हैं। इसमें से पहली खबर है कि भारत का जीडीपी का आंकड़ा आया है, यानी ग्रोथ रेट का। और भारत का ग्रोथ रेट का आंकड़ा एक्चुअली में काफी अच्छा आया है। हम 7.8% से क्वार्टर फर्स्ट में ग्रो कर रहे हैं, यानी अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में, जो 5 क्वार्टर का काफी हाई है। इसका मतलब है कि हमने अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर अच्छा प्रदर्शन किया है। हाँ, आपका ज़रूर सवाल होगा कि ये जो 50% टैरिफ है, क्या हमने उसके बावजूद इतना अच्छा प्रदर्शन किया है? नहीं, आंसर ऐसा नहीं है, क्योंकि टैरिफ तो अभी लगा हुआ है या कुछ 1 महीने पहले लगा था। तो अब जो टैरिफ का इम्पैक्ट है ना, वो भारत की अर्थव्यवस्था पे अगला जो क्वार्टर होगा उसके जो आपके जीडीपी के आंकड़े आएंगे ना, उनमें पड़ेगा। तो इस बार उसका प्रभाव नहीं पड़ा है, अगली बार पड़ेगा। तो इसीलिए इस बार के आंकड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर ध्यान रखिएगा इसमें जो टैरिफ का इम्पैक्ट है वो इंक्लूडेड नहीं है। उसके अलावा हमने अच्छा प्रदर्शन किया और मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा हमने प्रदर्शन डेफिनेटली किया है। जी हाँ, एक आंकड़ा ये भी बन के आ रहा है कि जो हमारी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो थोड़ी सी अनुमान से कम आ रही है। यानी अनुमान 10% का था, हम 8.8% पे आ रहे हैं। लेकिन समझिएगा, दो शब्द आप हमेशा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा फोकस करिएगा। दो शब्द हैं, एक रियल जीडीपी ग्रोथ और एक नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। मैं बड़े ही जल्दी से इनमें फर्क बता देता हूं। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ क्या होती है? रियल जीडीपी ग्रोथ में आप जब इन्फ्लेशन यानी महंगाई के आंकड़ों को ऐड कर देते हैं तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ बनती है। अब हमारी जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो अच्छी आई है, लेकिन नॉमिनल अनुमान से कम आई है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा अभी आंकड़े आए थे महंगाई के, और महंगाई के आंकड़े मतलब बहुत ही कम आए थे, एटलीस्ट सरकारी आंकड़ों के तहत। और खाद्य पदार्थों की आप जानते हैं महंगाई काफी कम हो गई थी, हम लगभग 2% के आसपास आ गए थे। अब क्योंकि इन्फ्लेशन का आंकड़ा बहुत ही कम था, तो अगर आप उसको रियल जीडीपी में जोड़ेंगे तो नॉमिनल जीडीपी अपने आप कम आएगी। इसीलिए जब आरबीआई की पॉलिसी हुई थी, आरबीआई पॉलिसी में उन्होंने कहा था कि हम इन्फ्लेशन घटाएंगे लेकिन हमारी अर्थ ग्रोथ नहीं कम होगी। तो मैं ऑब्वियसली कह रहा था, अगर आप इन्फ्लेशन घटाएंगे तो आपकी जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी डेफिनेटली घटेगी, छोटी बात है। कुल मिला के बात यह है कि हमने अच्छा प्रदर्शन किया है इस बार जीडीपी के आंकड़ों पर। इसमें याद करने वाली बात यह है कि टैरिफ का इम्पैक्ट नहीं है। अच्छा, टैरिफ की बात जब छूटी गई है तो आइए चलते हैं अमेरिका। और अमेरिका से काफ़ी काफ़ी सुखद खबर आ रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। आप जानते हो अमेरिका में हो क्या रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने क्या लगाया? टैरिफ लगाया है। लेकिन टैरिफ से सिर्फ भारत और चाइना और ब्राज़ील ये सारे देश परेशान नहीं है। टैरिफ एट द एंड ऑफ द डे कौन देता है? एट द एंड ऑफ द डे टैरिफ देने वाले अमरीकी खुद जनता है। यानी अगर अमरीकी सरकार कहती है कि हम भारत के जो भी सामान आ रहा है, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ये पेन है, ये कलम है, जो भारत से अमेरिका जाता है, अमेरिका इसको इंपोर्ट करता है। अब अमेरिका कहता है क्योंकि ये भारत से आ रहा है हम इस पे 50% टैरिफ लगाएंगे। तो ये 50% का जो एक्स्ट्रा टैरिफ है, ये टैक्स है। ये टैक्स भरता कौन है? क्या भारतीय भरता है? जी नहीं, ये वो व्यक्ति भरेगा जो कि इसको इंपोर्ट करेगा अमेरिका में। मान लीजिए कोई कंपनी है जो इस पेन को इंपोर्ट करती है। अब इस पेन की कीमत मान लीजिए 10 रुपए थी। अब वो जो कंपनी इसको इंपोर्ट करेगी अमेरिका में, उसको 15 रुपए देना पड़ेगा, और वो टैक्स वही अमेरिकी कंपनियां देंगी या अमेरिकी नागरिक देगा।
तो ये एक तरह से टैक्स लग रहा है अमेरिकी नागरिकों पर। अब क्योंकि छोटा बिजनेस ओनर है जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, या एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर है, क्योंकि फिर कंपनियां इस बढ़ोतरी को पास ऑन करेंगी कंज्यूमर पर। ये चीज को देखते हुए अमेरिकी नागरिकों और कंपनियों ने क्या किया, केस कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि ये जो आप टैरिफ लगा रहे हैं ना वो गलत है। एक्चुअली में देखिए, जब भी लीगल केस होते हैं तो ऐसा नहीं है अरे टैरिफ गलत है, टैरिफ वैरिफ गलत नहीं होता, प्रक्रिया गलत होती है। तो जो केस फाइल किया गया है वो ये कहा गया है कि जिस कानून के तहत आपने ये टैरिफ लगाया है, जैसे अमेरिका में आईएपीए मतलब इमरजेंसी को लेकर एक कानून है, इकोनॉमिक इमरजेंसी को लेकर, उसके तहत डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं। तो अब लीगल सिस्टम में ये बात उठी कि इसके तहत आप टैरिफ नहीं लगा सकते, आप सैंक्शन लगा सकते हो, वो भी दुश्मनों के तहत। भारत जैसा देश आपका दुश्मन तो है नहीं, आप उस पर टैरिफ लगा रहे हैं। अब क्या हुआ था कि जो उनकी लोअर कोर्ट थी, भारत में भी आप जानते हो ना लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इसी तरह से अमेरिका में बहुत सारी कोर्ट है, उनका थोड़ा सा सिस्टम अलग बैठता है। कभी और इस पर चर्चा करेंगे कि उनका फेडरल स्ट्रक्चर किस तरह से भारत के फेडरल स्ट्रक्चर से अलग है, लेकिन वो चर्चा यहाँ पे करूंगा तो लगेगा जनरल स्टडीज की क्लास चल रही है, तो अभी नहीं करेंगे। बट समझने वाली बात है कि उनके ट्रायल कोर्ट ने बोल दिया था कि हाँ जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है वो गलत है, ये नहीं कर सकते। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या हुआ, उठ के गया कहां पर, केस फाइल किया ऊपर के कोर्ट पे। वहां की ऊपर के कोर्ट को हम कह सकते हैं अपीलेंट कोर्ट, फेडरल अपीलेंट कोर्ट, उनके भी सर्किट होते हैं। एक तरह से भारत के संदर्भ में समझिए जैसे हाई कोर्ट में केस किया। अब हाई कोर्ट या फेडरल कोर्ट जो अपीलेंट कोर्ट थी उसने भी कहा कि बेटा डोनाल्ड ट्रंप आप जो कर रहे हो ना वो सही नहीं है, ये कानून के तहत नहीं है, ये जो आप कर रहे हो आपको करना है तो आप इसको अपनी पार्लियामेंट जिसको कांग्रेस कहते हैं वहां से पास कराओ, ये इमरजेंसी प्रोविजंस के तहत आप नहीं कर सकते। तो ये डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका है, और इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप लगभग पागल हो चुके थे उसमें। ट्विटर ट्विटर आप जानते हो काफी खेलते हैं, तो वो अपना ट्वीट ट्वीट कर रहे थे। मोटी मोटी बात ये है कि थोड़ा सा राहत की बात है, लेकिन 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 ये कहानी अभी अधूरी है। ये जो कोर्ट ने कहा है कि आपने ये जो गलत कार्य किया है, तो ऐसा थोड़ी है कि टैरिफ आज ही से बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। मान लीजिए आप हाई कोर्ट में केस हार जाए तो आप क्या करेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा, वही काम करेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार कहां जाएगी, अमरीकी सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात मान ली कि जो लोअर कोर्ट जो अपीलेंट कोर्ट ने निर्णय लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप गलत कर रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ये बात कर देती है तो आप समझिएगा बिल्कुल ही धराशायी हो जाएगी डोनाल्ड ट्रंप सरकार। लेकिन एक बड़ा झटका इसको हम मान सकते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाएगा, लेकिन इससे भारत थोड़ा सा खुश जरूर होगा। तो ये इंटरनल बात है, काफी इंटरेस्टिंग है, इस पे आप नजर बनाए रखें क्योंकि वहां पर निर्णय जल्दी आ जाते हैं। आप देख रहे हैं ना कुछ ही महीनों में निर्णय आ जा रहे हैं, इसके आगे मैं नहीं बोलूंगा। अच्छा, इसके अलावा क्या है, हाँ अब बहुत सारी खबरें हैं तो एक एक करके, तो दो खबर मैंने आपसे डिस्कस कर ली है, बहुत खबरें हैं आज। तीसरी खबर, भारत का रुपए या रुपए की हालत बिल्कुल ही पंचर है। मतलब अगर आप रुपए की तरफ नज़र डालें, मैं एक बार देख लेता हूँ, यूएसडी आईएनआर भाई 88 के ऊपर जा चुका है, जो कि अपना सबसे ज़्यादा, हाँ ये चार्ट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, ये बता रहा है कि $1 में 88 रुपए, 88 रुपए हो गए हैं। तो ये दर्शाता है कि रुपया कितना कमजोर हो गया है और अपने ऐतिहासिक कमजोरी पर रुपया पहुंच चुका है। अब आप जो देख रहे हो ना, आप भी सोच रहे हो यार एफआईआई खरीद ही नहीं रहा है, खरीद ही नहीं रहा है। एफआईआई क्यों खरीदेगा, एफआईआई डॉलर में निवेश करता है। अगर भारतीय मार्केट में निवेश करेगा, डॉलर डालेगा तो रुपए में कन्वर्ट होगा और रुपए में ग्रोथ आएगी। तो जब मान लीजिए वो निफ्टी से या किसी स्टॉक से पैसा निकालेगा तो वो रुपए में रहेगा, और निकालते समय रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोटी मोटी बात है कि जब तक रुपए की कमजोरी बढ़ती रहेगी डॉलर के तहत, विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय शेयर बाजार काफी अनअट्रैक्टिव रहेगा। ये बिल्कुल बेसिक आपका फाइनेंशियल प्रिंसिपल है, इसको आप कभी, मतलब मुझे लगता है आप समझ गए होगे ना। कोई डॉलर में निवेश करेगा, भारतीय रुपए में कन्वर्ट होके किसी मान लीजिए रिलायंस में लग रहा है, जब निकालेगा तो रुपए को वापस डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। अब रुपए क्योंकि गिरता जा रहा है, तो जो चीज पहले मान लीजिए 85 रुपीज में $1 था, अब 90 रुपए में $1 आ रहा है। तो आपने मान लीजिए 10% का ग्रोथ कमाया था, लेकिन रुपए कमजोर हो गया 6%। तो कुल मिला के आपने कमाया कितना, 4%। अब उसमें आप भारत सरकार को टैक्स दे रहे हो, तो क्यों कोई निवेश करेगा। तो रुपए की कमजोरी एक मेजर फैक्टर है कि क्यों विदेशी निवेशक भारतीय स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा दूरी बना रखे हैं इस समय। ये थी तीसरी खबर।
आप कौन सी खबर पे आते हैं? ये चौथी खबर थी आई थिंक। ठीक है, तीसरी थी। चौथी खबर पे आते हैं। रिलायंस की एजीएम, आप जानते हो ना, रिलायंस का एनुअल जनरल मीटिंग हुआ। इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये कंपनी रिलेटेड है, बट रिलायंस क्योंकि भारतीय शेयर बाजार में काफ़ी बड़ी कंपनी है तो प्रभाव ज़रूर पड़ता है। इनके एजीएम में बात हुई कि अब हम एआई पे फोकस करेंगे। एक अच्छी एजीएम उन्होंने कहा था, लेकिन इसमें जो मुख्य बात कही है कि हम आई थिंक अगले साल जून उन तक ये प्रयास पूरा कर रहे हैं कि जियो का आईपीओ ले आए। अब हर बार कहते हैं, मुझे लगता है ले ही आएंगे कभी, पर इस पे और ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक और चीज़ पे चर्चा करना पड़ेगा, वो है भारत और चाइना के बीच बढ़ती हुई नज़दीकियाँ, जो कि डोनाल्ड ट्रंप को हमें इसका श्रेय देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों को छेड़ा और दोनों देश जो कि एक तरह से दुश्मन हैं नज़दीक आ चुके हैं। और लगभग 7 सालों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बीजिंग यानी चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिल रहे हैं। ये बहुत बड़ी घटनाक्रम है और दोनों ही पक्षों के बीच जो अभी रिसेंट में जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए हैं, चाहे फर्टिलाइजर से ले लीजिए, चाहे आप रेयर अर्थ मटेरियल से ले लीजिए, दोनों में नज़दीकियां इस तरह से बढ़ रही हैं कि दोनों मान रहे हैं ठीक है हम दोनों दुश्मन हैं, लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है। ये लगभग वही वाली बात है। दोनों देश कह रहे हैं कि लगता है अमेरिका से लड़ने के लिए दोनों देशों में नज़दीकी बढ़नी चाहिए। इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी ने जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उनको बुलाया भी है कि आइए हमारे देश में ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है। ब्रिक्स वही संस्था है जिससे डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ही नफरत करते हैं, तो उन्होंने बुलाया है कि आइए ब्रिक्स मीटिंग मिलके करते हैं भारत में। हो सकता है शी जिनपिंग भारत भी आए, और अगर ऐसा होता है ये जो पिक्चर है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल रुला दे रही होगी। अब फाइनल चीज जो मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा वो है, एक्सपायरी में बदलाव आ चुका है। आपको याद होगा निफ्टी की एक्सपायरी अभी तक थर्सडे को होती थी और हम लोग बिल्कुल बिल्कुल यूज टू हो चुके थे। लेकिन जैसा भारतीय शेयर मार्केट का हाल है, ना आपको जीने देगा ना आपको कुछ भी नहीं करने देगा, वैसे ही है। अब ट्यूसडे को एक्सपायरी है, पता नहीं क्यों, आई डो नॉट लाइक इट एट ऑल। हर समय ये चीज़ बदलते रहते हैं और बदलाव से बहुत ही परेशानी होती है आम आदमी को। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हमें नई तारीख याद करना पड़ता है, हमारे पास आंकड़े खत्म हो जाते हैं। थर्सडे को हमें पता था किस हिसाब से हमें कार्य करना है, किस हिसाब से पोजीशन बनानी है, किस हिसाब से प्रीमियम होती है, किस हिसाब से आईवीज की कैलकुलेशन होती है। एक ऐतिहासिक आंकड़े हमारे पास मौजूद थे, वो आंकड़े अब हमारे पास नहीं रहे ट्यूसडे की वजह से। तो अब फिर से पता नहीं क्यों करते हैं ये सब। ठीक है, बट ये आखिरी खबर थी जो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। तो लंबी खबर थे, मैं समझ रहा हूँ काफ़ी समय लग गया होगा, बट वीकेंड सेशन में आप जानते हो ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलता है। आइए चलते हैं आगे, है ना। हम लोग चलते हैं अब सीधे यहाँ से टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। मुझे वैसे प्यास लग रही है, पर मैं सोच रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद ही पानी पीऊँ। हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मैं आपको याद दिलाऊंगा, सच में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और थोड़ा सा मेरे कहने के बाद आप लोग ने काफ़ी समर्थन किया है, तो अब मुझे कहने में लगता है कि हो सकता है 2 लोग ही सब्सक्राइब कर दें। काफ़ी अच्छा मुझे फील होता है, चैनल आगे बढ़ता है। एक तरह से किसी भी व्यक्ति को एक स्तर पर रुके रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये बेसिक इंसानी स्वभाव है। खैर, ये महागयान के बाद आते हैं निफ्टी पर। निफ्टी देख सकते हैं कि आप काफ़ी कमज़ोर है, लगातार गिरावट दे रहा है। ये अब मैंने आपको बताया था, एक शूटिंग स्टार नहीं, इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन था। उसके बाद बनती हुई डोजी, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। उसके बाद लगातार 3 दिन से गिर रहा है। ये जो हो रहा है उसके बारे में आप निश्चिंत रहिए कि मैं बिल्कुल भी चर्चा नहीं करूंगा। मैं चर्चा करूंगा कि आगे क्या हो सकता है। और एक लाइन में अगर आप टेक्निकल एनालिसिस समझना चाहते हैं कि बाजार बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्तर पर है, अगर बाजार 24,350 के स्तर को बचा लेता है और नहीं तोड़ता है तब तो कोई समस्या नहीं है। बाजार कुछ पहलुओं पर थोड़ा सा ओवरसोल्ड भी नजर आ रहा है, जो मैं इस वीडियो में आपको आगे जाकर बताऊंगा। बट समझने वाली बात यह है कि लगातार गिरने के बाद थोड़ा सा ओवरसोल्ड की तरफ बाजार है। लेकिन मेरे पास आपके लिए सिर्फ यही एकमात्र अच्छी खबर है। इसके अलावा अगर आप टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो लंबे समय में बाजार का स्ट्रक्चर कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। आप कहेंगे लंबे समय पर कैसे आप कह रहे हैं कमजोर नजर आ रहा है। इसके लिए आइए चलते हैं हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पर। अगर आप मेरे साथ मंथली टाइम फ्रेम की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम पर ये 4 महीने लगातार ग्रीन कैंडल बनाने के बाद बाजार ने जो रेड कैंडल बनाई थी पिछले महीने में, वो रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल का अगर आप एक साथ देखेंगे तो ये फॉर्मेशन कहलाती है बियरिश पियर्सिंग फॉर्मेशन। बियरिश एनगल्फिंग का छोटा भाई
आप इसे कह सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात ये होती है, बेयरिश पियर्सिंग के बाद अगले ही महीने एक और मंथली रेड कैंडल का बनना इस बेयरिश पियर्सिंग को कंफर्म करता है। ये कंफर्म करना इतना बुरा नहीं होता अगर हम मंथली टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहे होते। मंथली टाइम फ्रेम पे निगेटिव फॉर्मेशन बनना लॉन्गर ट्रेंड पर एक बार संदेह क्रिएट कर देता है और ये थोड़ा सा निगेटिव है। अब मैं आपको सीधे डेली टाइम फ्रेम पे ले चलता हूं। डेली टाइम फ्रेम पे बाजार बहुत ही क्रिटिकल स्तर पर आ चुका है। ये क्रिटिकल स्तर है 24,350 का। आपको याद होगा, अगर आप रेगुलर दर्शक हैं हमारे वीडियोस के, तो हमने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची थी जब बाजार कई बार यहाँ पे रुक रहा था। वो दिन मुझे आज भी याद है। वो हॉरिजॉन्टल लाइन आज भी मेरे चार्ट पे आपको यहाँ पर क्लियर कट नजर आ रही होगी। अब ये बॉटम आप देखेंगे, हमने लगभग 8 और 11 अगस्त को ये बॉटम्स बनाए थे। हम फिर से उन बॉटम्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है अगर आप 24,350 को तोड़ देते हैं तो आप काफी मतलब इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ रहे हैं और इसके बाद बाजार सीधे सीधे 24,160 150 की तरफ अग्रसर हो जाएगा। तो इस सपोर्ट को बचाना काफी ज्यादा जरूरी है। आपको याद है मैंने अभी जस्ट चर्चा की कि मंथली टाइम फ्रेम पे बाजार ने निगेटिव फॉर्मेशन दिया है, लेकिन अगर मैं आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी ले जाऊं, 15 मिनट के इंट्राडे टाइम फ्रेम पे भी ले जाऊं, तो बाजार ने एक और खराब चीज की है कि वो डे लो पे फ्राइडे के सेशन को क्लोज हुआ है। तो ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट था बाजार के लिए। अब यहां से चलते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे अगर आप चलेंगे तो मतलब सीरियसली यही वो चीज है जो मुझे इन स्तरों पर शॉर्ट के बारे में सोचने से थोड़ा सा रोक रही है। शब्दों पे ध्यान दिया ना आपने, इन स्तरों से क्यों शॉर्ट करना होगा तो सेल ऑन राइज करना होगा। इन स्तर पे करना रिस्की है, रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं है। क्यों नहीं है भाई? मेरे इतने वीकेंड आ रहा था, इतनी सारी खबर थी और उन खबरों के बीच इस तरह से मंदी की है जिसको कोई कहना नहीं है। मतलब इतने ज्यादा मंदी के कॉन्ट्रैक्ट बना दिए हैं 24,500 24,600 पे, जो मतलब बिल्कुल सोचा नहीं जा सकता कि आप वीकेंड पे इतनी मंदी की पोजीशन बना रहे हैं। तो क्या होता है, जब भी बाजार में कोई एक पक्ष बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है तो बाजार की एक आप कह सकते हैं टेंडेंसी है कि उनको बताने की कि ये बाजार है, यहाँ पर आप किसी भी चीज पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं। ये बड़ी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपको आंकड़ों के माया जाल में फंसाने का प्रयास नहीं करूंगा। 24,500 पे देखेंगे 1,25,00,000 कॉन्ट्रैक्ट है। 24,600 पर भी 1,25,00,000 कॉन्ट्रैक्ट है मंदी के। तो 500 और 600 पे 1-1 करोड़ से ज्यादा, सवा सौ करोड़ कॉन्ट्रैक्ट बना दिए गए हैं मंदी के। अगर इनमें से मान लीजिए अच्छी जीडीपी की बात आ जाए, डोनाल्ड ट्रंप पर उनके कोर्ट के जो दबाव बनाया, कोर्ट ने कहा है कि आप गलत कार्य कर रहे हैं, उसका प्रेशर आ जाए, रिलायंस अच्छा प्रदर्शन कर दे एजीएम की वजह से, चाइना इंडिया क्लोज आ रहे हैं, इसका कोई प्रभाव पड़ जाए, तो कोई भी अगर एक ट्रिगर आ जाए और बाजार ऑलरेडी सपोर्ट के पास है, मान लीजिए 24,500 के ऊपर जाके टिक जाता है, ये तो शॉर्ट कवरिंग करा देगा। इसीलिए ये ओवर कॉन्फिडेंट बेयर्स का समर्थन मैं नहीं कर सकता हूं। ये आंकड़ों में बिल्कुल क्लियर है। बेयर सही भी हो जाए कोई मुझे परेशानी नहीं है, मैं 24,350 के नीचे मंदी कर लूंगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होने की इस तरह के बाजार में गलती और प्रयास नहीं करूंगा। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। सपोर्ट की बात करेंगे तो बिल्कुल नदारत है सपोर्ट। जिस तरह से आपको बेयर्स ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, उसी तरह से बुल्स बिल्कुल नदारत नजर आ रहे हैं। बुल्स कह रहे हैं कि लड़ने की जरूरत ही क्या है, हम ऑलरेडी हार मान ले रहे हैं। कहीं पर कोई भी प्रॉपर एडिशन हुआ ही नहीं है। 24,400 कहने के लिए एक अच्छी सपोर्ट है क्योंकि वहां पर 77 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन मंदी करने वालों के समक्ष देखेंगे तो बिल्कुल खत्म है। 24,400 एक सपोर्ट है, बस इसका ध्यान रखिएगा। वो बहुत ज्यादा मंदी की है, मैं ओवरसोल्ड कहना चाहूंगा। ये ओवर कॉन्फिडेंट और ओवरसोल्ड दोनों है। दूसरी बात है, इसी बात को मैं दूसरे तरह से कहने के लिए आपको पुट कॉल रेशियो के आंकड़े बताऊंगा। पुट कॉल रेशियो 0.5 है, ओवरसोल्ड है, मैं कहूंगा ओवरसोल्ड है। आप 24,350 के सपोर्ट के पास है, पुट कॉल रेशियो 0.5 है। हल्का सा भी नीचे खुलेगा तो एक बार समर्थन आने का प्रयास करेगा क्योंकि ओवरसोल्ड है। दूसरी बात है, निफ्टी 50 में आखिरी सत्र में
50 में से 24 शेयर ऊपर थे, तो बिल्कुल बैलेंस मामला था। लेकिन हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप में आपको कमजोरी नजर आ रही है। मिड कैप स्मॉल कैप में निफ्टी 500 की बात करेंगे तो एक शेयर जो बढ़ रहा था उसके सामने 2 शेयर गिर रहे थे। इन सब को भूल जाइए, फिर से मैं बात करता हूं एक इंपॉर्टेंट आंकड़े की, वो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स। आप जानते हैं नॉर्मली ये देखा जाता है कि जब बाजार गिरता है तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल विपरीत हुआ है। बाजार गिर रहा था और वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी 3.5% गिर रहे थे। जनरली ये नहीं होता है, ये पोजीशन छोड़ने की बात होती है। इससे आप अगर कुछ समझना चाहते हैं तो ये समझिए कि बुल्स ने अपनी पोजीशन छोड़ी है, जिसकी वजह से विक्स गिर रही है और बाजार नीचे गिरा है। इसका मतलब है लॉन्ग अनवाइडनिंग का खतरा नहीं है इस बाजार में, तो इसका मतलब रिवर्स समझिए कि इस बाजार में शॉर्ट कवरिंग का खतरा बन सकता है अगर बाजार एक पॉजिटिव किसी भी रीजन से ट्रिगर लेके ऊपर भाग जाए तो। लेकिन सेल ऑन राइज है लंबे समय में। ट्रिकी मार्केट है, इसको आप एक तरफा एक नजर से देखेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, समझिएगा। शॉर्टर टर्म में, शॉर्टर टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम पे कल के लिए बाजार ओवरसोल्ड है, मैं ये कहने से पीछे नहीं हटूंगा, और सपोर्ट के आसपास है। ट्रिगर्स भी हैं। 24,500 600 पे बहुत ज्यादा मंदी है, तो अगर किसी भी कारणवश 24,550 के ऊपर निकलता है तो एक बार ट्रिगर करा देगा। उसके बाद सेल ऑन राइज हो जाएगा क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे काफी निगेटिव है। तो ये ट्रिकी मार्केट है ना, शॉर्टर टाइम फ्रेम, लॉन्गर टाइम फ्रेम, दोनों में आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। इस तरह के मार्केट में सीखने के लिए बहुत अच्छा मार्केट है, मैं जरूर ये बात कहूंगा। यहां तक समझने के बाद आइए चलते हैं एफआईआई डीआई के आंकड़ों पर। एफआईआई की तरफ से 8,000 करोड़ की बिकवाली हुई है, बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, जबकि डीआई की तरफ से 11,500 करोड़ की खरीदारी हुई है, बहुत ही बड़े आंकड़े हैं। जब भी इतने बड़े आंकड़े आए तो समझ जाइएगा कोई ना कोई ब्लॉक और बल्क डील जरूर है यहाँ पर। अब क्योंकि ब्लॉक और बल्क डील है, और अगर आप आंकड़ों में जाएंगे तो काफी सारी बल्क और ब्लॉक डील है, उनमें मैं बिल्कुल डिटेल में जाने का कोशिश नहीं करूंगा वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर में फिर से एफआईआई बेच रहा है, 1200 करोड़ बेचा है, जबकि स्टॉक फ्यूचर में 1600 करोड़ यानी 1600 करोड़ की खरीदारी है। समझने वाली बात है ये, एफआईआई पिछले पूरे महीने निगेटिव रहे, पूरे महीने निगेटिव थे, बिल्कुल क्लियर कट पूरे महीने निगेटिव थे, है ना। इस महीने भी इतना ज्यादा निगेटिव रोल ओवर है, तो एफआईआई तो बिल्कुल लग रहा है मन बना चुके हैं। बहुत ज्यादा निगेटिव रोल ओवर इस बार भी किया है, और एफआईआई के साथ प्रोप्राइटरी की भी पोजीशन थोड़ी सी निगेटिव है। तो लंबे समय में ये सारे बड़े प्लेयर्स थोड़े से निगेटिव नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है क्लियर कट। अब लेवल समझ लीजिएगा, लेवल की बात कर लेता हूं, आप समझ जाएंगे। नीचे सपोर्ट, क्योंकि सिर्फ एक अच्छा सपोर्ट है तो उसकी बात कर लेता हूं पहले। 24,400 से 24,350 यानी 24,400 से 24,350, ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये टूटता है, जहां तक है ये बचना चाहिए क्योंकि बाजार थोड़ा सा ओवरसोल्ड नजर आ रहा है। अगर ये टूटता है तो फिर बाजार 24,175 से लेके 24,265 की रेंज में कहीं तक जा सकता है। 24,265, 24,175 यहां तक फिर जाने का प्रयास करेगा। 24,000 की बातें अभी मैं नहीं करूंगा। ऊपर के साइड 24,500 एक बड़ी रेजिस्टेंस है। आप 1 करोड़ से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे मंदी के, इस बात को भूलिएगा मत। 24,500 पे जबरदस्त मंदी के कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अगर किसी कारणवश इसके ऊपर निकल जाता है तो 24,565 से 24,625 यानी 24,565 से 24,625 ये एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस, और 625 के ऊपर निकलने के बाद एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करा सकता है, क्योंकि 500 और 600 दो स्ट्राइक पे मिलाकर 2.5 करोड़ से ज्यादा मंदी के कॉन्ट्रैक्ट हैं। निकलना मुश्किल होगा ऑब्वियसली, लेकिन निकल जाता है तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। क्लियर है ना। 24,625 के ऊपर, और इसके ऊपर निकल जाता है तो 24,680 तक का टारगेट निकल सकता है, मतलब यहां तक जा सकता है बाजार। थोड़ा ट्रिकी बाजार है ये, इसे, और ये वीडियो लंबी थी, बहुत सारी खबरें थी, बहुत टेक्निकल एलिमेंट में था। शॉर्ट टर्म में कुछ और बात थी, लॉन्ग टर्म में कुछ और बात थी, ऑप्शन चेन में कुछ और बात थी, एफआईआई डीआई डेटा में कुछ और बात थी, लंबे समय में एफआईआई के रोल ओवर्स की अलग बात थी। तो काफी ज्यादा ट्रिकी मार्केट है, काफी डिटेल ये वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा किस तरह की ये लगी वीडियो। आपको थोड़ी लंबी लगी होगी, ये बात मैं जरूर समझ सकता हूँ। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।